जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 68। आज के लेक्चर में हम एक तो होम असाइनमेंट आपकी ड्यू थी, होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे आज, और फिर उसके अलावा रिस्क आइडेंटिफिकेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 हमने चैप्टर 11 में कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद उम्मीद आप इस काबिल हो गए होंगे कि अगर वो आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में से, या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे यानी पैराग्राफ फॉर्म में, आप दोनों तरह से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक दफ़ा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसके प्रोसीजर्स भी आइडेंटिफाई करना आसान है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद आज का जो लेक्चर है वो आपका किसी हद तक रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट पे बेस कर रहा है, जिसमें हम थोड़ा बेस सीखेंगे कि रिस्क असेसमेंट की बेस क्या है, अप्रोचेस क्या है ऑडिट की, और फिर उन अप्रोचेस में जो लेटेस्ट अप्रोच है वो क्या है, और उसमें रिस्क असेसमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा आज का टारगेट है। लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी ये जो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी आपने नोट किया होगा तकरीबन हर रिस्क की हम हेडिंग्स देते हैं, ठीक है। और इसमें एक असूल समझ लीजिए, अगर आप इसको फॉलो कर सके, लाजमी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अच्छे रिस्क असेसमेंट का असूल है कि जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसकी हेडिंग बनानी है। एक है रिस्क आइडेंटिफाई करना, एक है रिस्क एक्सप्लेन करना। आइडेंटिफाई करने से क्या मुराद है, आपने उसकी हेडिंग बनानी है, और एक्सप्लेन करने से क्या मुराद है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करें तो आपकी हेडिंग में दो चीजें अगर हैं तो आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट है। दो चीजें अगर आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हैं तो आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट है। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज एरिया, आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन में वो एरिया आना चाहिए जिस एरिया में रिस्क अराइज हो रहा है। और दूसरी चीज अजर्शन, आपकी रिस्क असेसमेंट में वो अजर्शन आनी चाहिए जो एट रिस्क है। ये दो चीजें, एरिया प्लस अजर्शन, अगर आपकी रिस्क असेसमेंट में आ गई, आपकी रिस्क असेसमेंट परफेक्ट है। हाँ, अगर सिर्फ एरिया भी मेंशन कर दें और कुछ अजर्शन के अलावा आप उसको कुछ दूसरे अल्फाज में लिख दें, 2-3 अल्फाज में, वो भी चल जाता है। लेकिन कोशिश क्या करनी है आपने, जब कभी रिस्क आइडेंटिफाई करें कैसे करना है? एरिया प्लस अजर्शन, एरिया प्लस अजर्शन, ठीक है। ये आइडियल आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगी। लेकिन हर रिस्क में एरिया और अजर्शन आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि कुछ रिस्क होते हैं अजर्शन लेवल पे और कुछ रिस्क होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। तो जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होते हैं ना, जनरल रिस्क, जनरल, जो किसी एक एरिया तक लिमिटेड नहीं होते, जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, जैसे वो रिस्क हो गया कि अंडर राइटिंग का के क्लाइंट ने टाइट डेडलाइंस हमारे साथ एग्री की है जिसकी वजह से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, तो इसमें आप इनिशियल ऑडिट का रिस्क है, शाबाश। ऐसे रिस्क भी है जिनमें आप आइडेंटिफिकेशन करते हुए एरिया और अजर्शन नहीं लिख पाएंगे। ये कौन से वाले रिस्क है भला? जनरल वाले रिस्क, जिसको हम रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर मोर देन 80% जो रिस्क होंगे आपके क्वेश्चन में वो अजर्शन लेवल पे होंगे, यानी मतलब आपने उनको एरिया भी लिखना होगा, अजर्शन भी लिखनी होगी। क्लियर मेरे भाई? जी, और की क्वेश्चन? जी, सोल्यूशन में रिस्क फैक्टर, अच्छा, सोल्यूशन में शायद वो रिस्क फैक्टर भी लिखे हुए, यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से रिस्क अराइज हुआ, वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है कि ये जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया है ना, ये इस इंफॉर्मेशन की वजह से किया। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से रिस्क आइडेंटिफाई किया है। जैसे हमने वो जो अप्रोच पढ़ी थी, 3 कॉलम थे उसमें, तो जो उसमें फर्स्ट वाला, आवाज थोड़ी सी ऊंची कोई, जो उसमें फर्स्ट वाला कॉलम था ना, ये वो इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन में अगर गिवन होगी तो आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई करना है। वो कॉलम फिल करना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ रिस्क लिखिए, प्रोसीजर लिखिए, वो जो इंफॉर्मेशन है जिससे हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जिसकी वजह से रिस्क राइज हो रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? वो रिस्क जो टॉपिक था उसमें 3 कॉलम है, तो जो पहले वाला कॉलम है वो लिखने की जरूरत नहीं आपको सोल्यूशन में अपने, ठीक है। डायरेक्ट दूसरे वाला लिखे, तीसरे वाला कॉलम। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? और जी जी, इसको कैसे
कैसे हेडिंग नहीं, विद क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, सिर्फ इस तरह हेडिंग दे दे। क्लासिफिकेशन क्या कोई एजर्शन है? क्लासिफिकेशन कोई एजर्शन है? नहीं है, शाबाश, तो भाई कह रहे नहीं है। चलिए रिस्क असेसमेंट की तरफ चलते हैं। अटेंटिव है। अब हमने जो डिस्कशन करनी थी रिस्क असेसमेंट के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम। एग्जाम में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आया, मेरा पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपने क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। जिसने रिक्वायरमेंट समझ ली उसने आधा क्वेश्चन समझ लिया, जिसने रिक्वायरमेंट ना समझी उसने पूरा क्वेश्चन जाया कर दिया। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबसे अहम होती है पढ़ना। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, ठीक है, आइडेंटिफाई को अंडरलाइन कीजिए, इवेल्युएट को अंडरलाइन कीजिए। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? हेडिंग्स दीजिए। इवेल्युएट का मतलब क्या है? एक्सप्लेन कीजिए। किसको एक्सप्लेन करना है? रिस्क ना बोले ऑडिट रिस्क को, क्योंकि रिस्क की भी टाइप्स हैं, रिस्क की भी टाइप्स हैं, तो किसको आइडेंटिफाई करना है हमने? ऑडिट रिस्क को। ठीक है, चलिए अच्छा मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को सरसरी आपने देख लिया, क्या लग रहा है आपको ये केस स्टडी है? बिल्कुल केस स्टडी है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर ना हो क्या लिखना है, आंसर क्या होगा, इसका तो केस स्टडी है। बताइए ये रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं हम थ्रू फैक्ट्स भी और थ्रू फिगर्स भी। ये कौन से वाला क्वेश्चन है? थ्रू फैक्ट्स, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, हमने इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। स्टार्ट करते हैं जी। Your firm has recently been appointed as the statutory auditor of चौधरी लिमिटेड। अच्छा एक चीज है में रखिएगा, ये लाजमी नहीं जो मैं रिस्क असेसमेंट करवाऊं एज इट इज इन्हीं अल्फाज के साथ सोल्यूशन में हो, ये जरूरी नहीं। रिस्क सेम होंगे, लेकिन सम टाइम रिस्क जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे ना ये ज्यादा होंगे। क्लास के डिस्कशन में जो रिस्क होंगे किताब में हो सकता है वो रिस्क एक दो ना हो। उसकी रीजन ये है कि बुक में जो रिस्क हैं वो हमने मार्क्स के लिहाज से बताए हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्लास में डिस्कशन करते हुए हम कोई एक्स्ट्रा रिस्क भी हुआ वो भी लिख देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम में बताया था, सॉरी कल के लेक्चर में बताया था ना कि अगर क्वेश्चन में उसने कहा 5 रिस्क आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन में 8 है, आपने क्या करना है 5 जो बड़े बड़े 5 है वो आइडेंटिफाई। लेकिन क्लास में डिस्कशन करते हुए हम वो जो दूसरे 3 छोटे छोटे हैं ना वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि सोल्यूशन में कोई रिस्क है तो उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने या घबराने की बात नहीं है। इसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे प्रोसीजर और बुक के प्रोसीजर मैच नहीं करते, तो मैच नहीं करते तो आपने पहले ये देखना है कि क्या अल्फाज का फर्क है कि कंसेप्ट का फर्क है। अगर अल्फाज का फर्क है, अल्फाज मैच नहीं करते तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अगर कंसेप्ट का फर्क है तो फिर आपने देखना है कि मैच नहीं करते से क्या मुराद है, क्या सोल्यूशन में हमारे सोल्यूशन की निस्बत किताब के सोल्यूशन में कम प्रोसीजर लिखे हैं कि ज्यादा लिखे हैं। अगर ज्यादा लिखे हैं किताब में तो उसको ऐड कर लें, पिक कर लें, लर्न कर लें, और अगर कम लिखे हैं ठीक है तो आप देखिए कि ये जो हमने ज्यादा लिखे हैं कहीं ये इररेलेवेंट तो नहीं। अगर रेलिवेंट है तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। याद रखिए दुनिया की हर केस स्टडी का असूल, दुनिया की सिर्फ ऑडिट का नहीं, दुनिया की हर केस स्टडी का असूल कभी 100% मैच नहीं होगी, बल्कि हमने टीचर उस्तादों ने एक रूल निकाला हुआ है, अगर केस स्टडी किसी स्टूडेंट की 90% मैच हो जाए ना सोल्यूशन से, वो नकल लगा रहा है, ये असूल है। इसीलिए केस स्टडी कभी मैच नहीं होगी, बल्कि होनी भी नहीं चाहिए। केस स्टडी मैच होनी भी नहीं। अगर 70% तक आपकी केस स्टडी सोल्यूशन के साथ मैच कर रही है, केस स्टडी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन मैच होना चाहिए, तो रिप्रोडक्शन रटे वाला वो तो 90% होना चाहिए। केस स्टडी 70 to 80% बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। 70 to 80% केस स्टडी अगर मैच होगी समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब चलते हैं। योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ चौधरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2011। कोई रिस्क है? रिस्क है क्या? किस लफ्ज अपॉइंटेड में? लफ्ज अपॉइंटेड क्या बता रहा है? इनिशियल ऑडिट है। अच्छा अगर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा, रिपोर्ट का क्वेश्चन होता ना मैं आपको अदर मैटर की तरफ लेके जाता, लेकिन ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है, मैं आपको अदर मैटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होता मैं आपको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर की तरफ लेके जाता, उधर भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है? रिस्क वाला। तो किस तरफ लेके जाना है आपको? भाई किस चीज में रिस्क है? ओपनिंग बैलेंसेस में, ठीक है। रिस्क है कि हम ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं कर सकेंगे या हमें एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और दूसरा हमारा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइंट के बारे में, ठीक है। इस वजह से इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा है, दो चीजों की वजह से। एक ओपनिंग बैलेंसेस की वजह से वो वेरीफाई करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, याद रखें मुश्किल है ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना। और दूसरी रीजन क्या है?
लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, फर्स्ट ईयर है हमारा, हमें इससे पहले क्लाइंट के बारे में नहीं कुछ पता, तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये एक रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा सॉरी, आपको मैं कैलकुलेशन करवाना भूल गया, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं टोटल? 11 मार्क्स। सिर्फ रिस्क पूछा है उसने, ये प्रोसीजर भी पूछे। अगर प्रोसीजर भी पूछे होते मैं 11 को डिवाइड करता किससे? 2.5 से, कि मैंने 5 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं फॉर एग्जांपल, 4-5। लेकिन अब सिर्फ रिस्क पूछ रहा है। अब मैंने 1.5 से, रफ एस्टिमेट है, 11 को 1.5 से डिवाइड कीजिए और फिर इसे राउंड ऑफ कर दीजिएगा। क्या आंसर आया? 8। इसका मतलब है रफली हमने 8 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। क्लियर? एक हो गया, आप गिनते जाइएगा। द प्रीवियस ऑडिटर फ्रॉम होम योर फर्म हैज रिसीव्ड प्रोफेशनल क्लियरेंस डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर रीअपॉइंट होने के लिए तैयार नहीं। रिस्क है क्या? क्या रिस्क है? डिसएग्रीमेंट या इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, 2 रिस्क हो गए जी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे CL इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। किसको अंडरलाइन करना है? इंपोर्टेड को। क्या रिस्क है इसमें? बल्कि 2 रिस्क हैं, एक फॉरेन करेंसी का रिस्क है और दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट का रिस्क है। शाबाश। फॉरेन करेंसी के रिस्क के लिए क्या देखेंगे हम? एक्सचेंज रेट्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ट्रांजैक्शन किस रेट पे, और खास तौर पे ये एंड पे ट्रांसलेशन हो रही है कि नहीं, रेट्स को अपडेट करके एक्सपेंस या इनकम में रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं, खास तौर पे ये एंड पे देखना है एसेट्स और लायबिलिटीज का। और फिर इसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट जो होंगी, इंपोर्ट्स इन ट्रांजिट है, उनमें क्या देखना है कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया या नहीं। अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए हैं तो फिर वो हमारी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी अगर सेंड किए हैं, और अगर परचेज किए हैं परचेज रिकॉर्ड स्टॉक में आ जाएगा। तो इससे 2 रिस्क आइडेंटिफाई हो गए आपके लफ्ज इंपोर्ट से। फिर इसके बाद कंपनी हैज इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स इन ऑल मेजर सिटीज। ऑल मेजर सिटीज में ओन रिटेल आउटलेट्स हैं। और इसका इन्वेंट्री एट वेरियस लोकेशन। जब इन्वेंट्री एट वेरियस लोकेशन हो तो क्या रिस्क है? उसको ये रेंट पे एट सेम टाइम वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है, ये रिस्क। फिर इसका इट आल्सो सप्लाइज गुड्स टू लार्ज रिटेलर्स मोस्ट ऑफ हुम आर अलाउड 45 डेज क्रेडिट। 45 डेज क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल की जा रही है। क्या रिस्क है? बैड डेट का। जब कभी क्रेडिट पे सेल करेंगे बैड डेट का रिस्क होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे रिस्क ऑफ बैड डेट के लिए? वो प्रोविजन वाले, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स वाले। शाबाश जी। आगे चलते हैं हम। टाइम रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट द गुड्स इज अप्रोक्सीमेटली 2 months। 50% ऑफ अमाउंट इज पेड एट टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ ऑर्डर एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड एट टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। हाँ, जब एडवांस में कैश रिसीव या पे हो रहा हो तो फिर रिस्क क्या है? इनएप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग। यहां पे इनएप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस का रिस्क है कि जब अब एडवांस अमाउंट पे की जा रही है, मे भी अकाउंटेंट उस वक्त परचेज रिकॉर्ड कर रहा हो। अब हमने एज ऑडिटर क्या देखना है कि सैंपल सेलेक्ट करेंगे ऐसे एडवांसेस का, सैंपल सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि रिकॉर्डिंग क्या हो रही है। क्या रिकॉर्डिंग इसमें परचेजेस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या एडवांस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्लियर जी है पैराग्राफ। अच्छा, द गुड्स आर टू बी इंश्योर्ड बाय CL। इसमें कोई रिस्क है क्या? नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ठीक है। CL suppliers are mainly based in Middle East. Due to political disturbance, a major supplier has recently ceased its operation. हाँ जी, ये गोइंग कंसर्न की तरफ रिस्क जा रहा है। अगर अल्टरनेट सप्लायर को ना ढूंढा, गोइंग कंसर्न की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम इसके जब प्रोसीजर, फर्ज कीजिए इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन में इसके प्रोसीजर्स भी पूछता कि बताइए रिस्क के प्रोसीजर्स क्या है, तो आप जनरल चैप्टर 4 वाले गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर बताते या स्पेसिफिक टू सप्लायर कि अल्टरनेट सप्लायर देखेंगे कितनी सप्लाई इस सप्लायर से ली जाती थी, क्या मार्केट में अल्टरनेट सप्लायर मौजूद है, उसकी गुड्स की क्वालिटी क्या, उसको ढूंढने के लिए सप्लाई, अल्टरनेट सप्लाई को ढूंढने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बताइए ये स्पेसिफिक टू सिचुएशन लिखते या जनरल लिखते गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर, एडिशनल प्रोसीजर, या दोनों? अगर मार्क्स ज्यादा हो तो दोनों,
वरना सिर्फ स्पेसिफिक। आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा भाई, क्लियर ये? अच्छा अभी तक बताइए कितने रिस्क हो गए हमने जो आइडेंटिफाई कर लिए? 7 हो गए। चले, भी क्वेश्चन तो है, बहुत क्वेश्चन। ऑल इंपोर्टेड गुड्स आर इनिशियली प्लेस्ड इन ए वेयर हाउस इन कराची। सप्लाई, इसमें कोई रिस्क है? कोई रिस्क। सप्लाईज आर मेड अगेंस्ट ऑर्डर विच आर मोस्टली रिसीव्ड ओवर टेलीफोन बाय सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, टेलीफोन पे ऑर्डर रिसीव करना रिस्क है। ये तो कोई प्रैंक कॉल भी हो सकती है। और फिर अगर जेन्युइन कस्टमर भी हो ना, तो बाज़ औक़ात तो उसके बताने में और हमारे लिखने में कोई फर्क आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि ये रिस्क खासतौर पे उस वक्त ज्यादा होता है रेस्टोरेंट्स में। ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है जब कस्टमर ऑर्डर ज़बानी कर रहा होता है, और उस वक्त आपने नोट किया होगा ना सिर्फ ये कि वो जो स्टाफ होता है वो लिखता है आपका ऑर्डर, बल्कि एंड पे रिपीट भी करता है। छोटे से छोटे रेस्टोरेंट पे भी जाए ना, उन्होंने ये कंट्रोल लगाया होता है ताकि क्रॉस मैच हो जाए, पता चल जाए। ये ना हो कि मंगवाया कुछ हो रहा है और प्लेट में कुछ हो रहा जाए, कस्टमर जाहिर नहीं करेगा उसको, वो खराब हो जाएगी वो चीज़ जो भी होगी। तो इसीलिए टेलीफोन पे ऑर्डर रिसीव करना ये एक रिस्क है। क्या रिस्क है? ऑर्डर नोट करने में गलती हो सकती है, ये भी हमारा रिस्क है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। द वेयर हाउस इन चार्ज प्रिपेयर्स अ समरी ऑफ ऑल डिस्पैचेस व्हिच इज अप्रूव्ड बाय सेल्स मैनेजर ऑन ए डेली बेसिस। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है, डेली बेसिस के ऊपर अप्रूवल हो रही है, ये तो गुड। हाँ जी, कंट्रोल की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग। स्टॉक रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये भी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए एडिशनल क्वेश्चन, अगर क्लाइंट का रिकॉर्ड, क्लाइंट का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, ऑडिटर को मैनुअल काम करना चाहिए कि ऑडिटर को भी कंप्यूटराइज्ड वर्क करना है? ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। शाबाश जी। इसके बाद स्टॉक कंप्यूटराइज्ड, अच्छी बात है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज कैरिड आउट ऑन रेगुलर बेसिस एट द वेयर हाउस एज वेल एज रिटेल आउटलेट। Therefore, a 100% physical count is not undertaken at year। वो कह रहे हैं हम कंटिन्यूस बेसिस पे रूटीन में स्टॉक काउंट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये रेंट पे 100% स्टॉक काउंट नहीं करते। क्या रिस्क है? क्या रिस्क है कि ये रेंट पे जिन वेयर हाउसेज का स्टॉक काउंट नहीं हुआ, उनका बुक बैलेंस सही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, कंफर्म करना मुश्किल है। Next, day-to-day expenses of the retail outlets are paid out of cash receipts from customer. Balance cash is deposited into bank on daily basis। अब ये सुन लीजिए, ये वाली जो लाइन है ना सेकंड, बैलेंस कैश इज ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस को अंडरलाइन करें। कैश याद रखिए, जहां पे भी आप काम कर रहे हो कैश के चोरी होने का खतरा होता है। सबसे ज्यादा प्रोबेबली जिस एसेट के चोरी होने का खतरा है वो कैश है, इसीलिए कैश के ऊपर कुछ खसूसी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। इनमें सबसे अच्छा और सबसे बेहतर कंट्रोल क्या है कि या तो कैश के जरिए से कलेक्शन ही ना करें, बैंक के जरिए कलेक्शन करें, कस्टमर से इनकरेज करें, क्योंकि बैंक में जो कैश आ गया ना उसको और कोई भी नहीं लूट सकेगा सिवाय गवर्नमेंट के। हाँ जी ठीक है, तो इसीलिए लूट नहीं यानी टैक्स गवर्नमेंट, हाँ टैक्स, तो इसलिए पहली कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, गवर्नमेंट को टैक्स दे देना बेहतर है। अगर आप प्रेमिसेस पे कैश रखा हुआ एम्प्लॉइज को पता होता है, और जब किसी भी कंपनी के अंदर कैश की चोरी होती है ना, सबसे ज्यादा एग्जांपल इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, बैंक के कंटेक्स्ट में, तो इंटरनल स्टाफ इन्वॉल्व होता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा करके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ही प्रमोट किया जाए, ये बेहतर है। बहरहाल फिर इसके बाद अगर फर्ज कीजिए कुछ कैश, हमारे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि ज्यादातर डीलिंग होती है इवनिंग, जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल वगैरह, मतलब ज्यादातर कस्टमर शाम को आते हैं, रात को आते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर खसूसी कंट्रोल्स होने चाहिए। कैश को एक सेफ लॉक बॉक्स में रखना चाहिए, और उस लॉक बॉक्स जो होगा उसको भी सिक्योर्ड प्लेस पे रखना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होने चाहिए। एक्सेसिव कैश इन हैंड हमेशा रिस्क है चोरी का, एक्सेसिव कैश इन हैंड जहां पे होगा चोरी का रिस्क। तो ये जो डेली डिपॉजिट कह रहा है ना बैंक में हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कह रहा है डे टू डे एक्सपेंस रिटेल आउटलेट्स आर पेड आउट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रिस्क साबित होगा। याद रखें ऐसा नहीं होना, अगर आप कैश रिसीव करते हैं उसमें से ही पेमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश के लिए अलहदा और पेमेंट्स के लिए अलहदा सिस्टम नहीं है, तो आपका रेवेन्यू अंडर रिकॉर्डेड होगा और एक्सपेंसेस भी अंडर रिकॉर्डेड होंगे। कैसे? फर्ज कीजिए 100 रुपीज का कैश आया, उसमें से 20 एक्सपेंस करके 80 हेड ऑफिस भेज दिया, हेड ऑफिस क्या करेगा? 80 से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, या अकाउंटेंट 80 से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर रिसीट का सिस्टम अलहदा और पेमेंट का अलहदा हो
तो फिर रेवेन्यू 100 से रिकॉर्ड होगा और 20 से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। इसीलिए जब कभी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या कैश में डीलिंग होनी चाहिए, रिसीट का सिस्टम सेपरेट होना चाहिए, पेमेंट का सिस्टम सेपरेट होना चाहिए, रिसीट में से ही पेमेंट नहीं करनी चाहिए, वरना इनकम और एक्सपेंसेस मिक्स हो जाएंगे, नेट ऑफ हो जाते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा मुश्किल शायद आपके लिए रहा होगा। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट शो दैट कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू अचीव द सेल्स टारगेट फॉर द करंट ईयर although the sales have increased by 12% as compared with same period in 2010। अच्छा, यहाँ पे रुक जाए। उसने कहा पिछले साल टारगेट अचीव नहीं कर सके, लेकिन पिछले साल की निस्बत सेल्स 12% से बढ़ गई। ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है कि नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है फर्दर इंफॉर्मेशन पे। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि पूरी इंडस्ट्री ने 20% से ग्रो किया, तो फिर ये अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, ओवर स्टेटमेंट का नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है पूरी इंडस्ट्री ने 5% से ग्रो किया, फिर ये ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कुछ भी नहीं बता, तो हम एज्यूम करेंगे कि इंडस्ट्री की सिचुएशन वैसी है जैसी लास्ट ईयर की थी, नो चेंज, और ऐसी सिचुएशन में ये ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। मैं एग्री कर रहे हैं इस बात से। इसके बाद स्टॉक्स एंड ट्रेड डेटर्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड एंड द मैनेजमेंट एट्रीब्यूट्स दिस टू बी ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो क्या इसमें डेटर्स के या स्टॉक के सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। हाँ, सो पे स्टॉक अगर सेल इंक्रीज तो स्टॉक तो कम होना चाहिए, सम होना चाहिए। चलो डेटर में फिर भी हम थोड़ा उसको शायद बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन हमारी जनरल अप्रोच ये होती है कि मैनेजमेंट जो हमें सजेशंस दे रही होती है उनको हम एज इट इज ट्रू नहीं मानते। आपको पता है आइटम हमेशा कोऑपरेट करता है। तो हमारी इनिशियल रिस्क असेसमेंट में डेटर और स्टॉक दोनों में रिस्क आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि डेटर्स की उसने जस्टिफिकेशन क्वेश्चन के अंदर दे दी हुई है, तो फिर आप सिर्फ स्टॉक में कम से कम रिस्क आइडेंटिफाई कर लें कि स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्या रिस्क होगा इसमें? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क, कि इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, शायद इसी वजह से वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए जी। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एहतियातन ट्रेड डेटर्स का रिस्क भी आइडेंटिफाई कर दूंगा। रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल ऑलरेडी हम सफिशिएंट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट, सीएल इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड इंटेंड्स टू फंड द एक्सपेंशन थ्रू ए बैंक लोन। CL existing bankers have declined to increase the borrowing limits and therefore the company has approached another banker for the loan. CL existing bankers have declined to increase borrowing limit. कोई इंडिकेशन है जो कंपनी की पुअर फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करे? इवन है, बिल्कुल। ये रिस्क है कि अगर दूसरे बैंक ने भी इनकार कर दिया, अप्रूव ना किया लोन, तो कंपनी के लिए लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की पुअर हो जाएगी, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकता है। ये ज़हन में रखिएगा। प्रैक्टिकली हम किसी सिर्फ एक इवेंट या कंडीशन पे गोइंग कंसर्न का डाउट क्रिएट नहीं करते। जैसे अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल लॉस में चल रही है, सिर्फ जैसे कि लॉस में चल रही है, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट नहीं कर, वरना तो कोरोना में तकरीबन हर कंपनी जो है स्वयं चंदे कंपनीज की वो लॉस में थी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को छोड़ दें, IT बेस्ड कंपनीज को छोड़ दें, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो लॉस में चल रहे थे। रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बंद हो गए थे, सिनेमा बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन आप देखें कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, दोबारा कर रहे हैं। 1-2 साल के लिए लॉस आया जरूर, लेकिन कोई तो एग्जाम के क्वेश्चन में चूंकि वो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वरना तो एक सवाल 3-3 सौ का बन जाए। इसीलिए एग्जाम में कोई एक इवेंट या कंडीशन भी आए, हम गोइंग कंसर्न डाउट क्रिएट कर देते हैं, गोइंग कंसर्न को डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ एक इवेंट या कंडीशन में है ना, किसी कंपनी को देखे लॉस है, फौरन देखिए ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का पैरा इंक्लूड किया है कि नहीं। लाजमी नहीं है, ठीक है, लाजमी नहीं है। कंपनी जो है वो लॉस में भी जाती है, प्रॉफिट में भी जाती है, ये नॉर्मल फिनोमिना है। तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि नॉर्मली अगर सिर्फ ये वो हमें प्रैक्टिकली कहता है ना, बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, चल दूसरा बैंक है। लेकिन एग्जाम में चूंकि उसने इसका जिक्र कर दिया, हमने इसको खास तौर पे अब डिस्कस करना है। अगर दूसरे बैंक ने भी लोन ना दिया तो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए कैश अवेलेबल नहीं होगा। द मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड यू टू कंप्लीट ऑडिट बाय 15 फरवरी टू एनेबल यू टू सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द न्यू बैंकर्स। जी 15 फरवरी को कह रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? लिमिटेड टाइम, शाबाश, क्लियर जी। अच्छा आप बताइए टोटल कितने रिस्क हमने 12-13 रिस्क आइडेंटिफाई हमने कर लिए। कम से कम 8 आपने जरूर लिखने हैं,
टाइम हो तो मजीद लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, इनमें से अब एक नजर जरा इन रिस्क को पढ़ के मुझे बताइए, इनमें से कितने ऐसे रिस्क हैं जिनके 3 प्रोसीजर्स आप बता सकते हैं, जिनके 3 प्रोसीजर्स आप इन्वेंट्री के बता सकते हैं, और टाइम, इंपोर्ट्स, बैड डेट, गोइंग कंसर्न, वो सप्लायर वाली गोइंग कंसर्न, सप्लायर वाली, और फॉरेक्स हो गया, सेल्स को वेरीफाई, सेल्स में रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया कोई, हाँ सेल्स बढ़ गई है, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, ओवर स्टेटमेंट सेल्स, सेल्स का कोई प्रोसीजर बता सकते हैं क्या? सैंपल गुड डिस्पैच नोट इंस्पेक्ट कर लें भाई, सैंपल कहाँ से उठाएं? अच्छा चलिए ठीक है 12, ठीक है चलिए, इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए, आगे हैं बिल्कुल प्रोसीजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जी 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 पूछिए, हाइब्रिड क्लास में से क्वेश्चन पूछिए। क्या रिस्क फैक्टर्स की क्या बात है? नहीं भाई, ये मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था, रिस्क फैक्टर आपने नहीं लिखना। ये कहाँ रिस्क फैक्टर किस सोल्यूशन में लिखे हुए? ये रिस्क फैक्टर लिखे हुए ना, ये सिर्फ, हाँ जी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये रिस्क आइडेंटिफाई किया है। सॉल्यूशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर वाला कॉलम लिखा हुआ है ना, ये किस वजह से है? सिर्फ इस वजह से, तो आपको क्या पता, वरना स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये रिस्क कहां से आ गया, सर ये रिस्क कहां से आ गया, ये शुरू में स्टूडेंट पूछा करते सर ये रिस्क कहां से आ गया। तो रिलेट करने के लिए कि जो रिस्क एंड वैल्यूएशन में हमने रिस्क कहां से आए हैं, हमने उस इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में मौजूद थी उससे हमें पता चला कि रिस्क है, वो लिख दिया। इसका लिखना एग्जाम में लाजमी नहीं है, आप डायरेक्ट हेडिंग लिखे और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखे। ये सिर्फ आपको लिंक करवाने के लिए, आप अपने जहन में ये लिंक बना ले कि ये इंफॉर्मेशन हुई तो ये रिस्क है, बस। रिस्क फैक्टर लिखना जरूरी नहीं है। गोइंग कंसर्न का इशू 2 जगह पे अराइज होता है, क्या इसको एक हेडिंग में डिस्कस किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो हमने पढ़ लिया था, वो एक, अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक रिस्क की तरफ जा रही हो तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। हेडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम रिस्क की हेडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि 2 चीजें हेडिंग में मौजूद हो, एरिया जिसमें रिस्क है और असर्शन जिसमें रिस्क है। ठीक है, एरिया जिसमें रिस्क है, और इसे कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल। ये अब आप असेस कर रहे हैं रिस्क एट असर्शन लेवल, लेकिन साथ ही साथ अगर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आ रहा है वो भी आप कर रहे हैं, जैसे गोइंग कंसर्न का रिस्क, ये तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है ना। जैसे मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का वो ओपनिंग बैलेंस वाला रिस्क, ऑडिटर प्रीडिसेसर ऑडिटर दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो ये रिस्क ऐसे हैं जिनका इफेक्ट किसी एक एरिया पे नहीं, ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जांपल्स में इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो जो सरकारी एग्जांपल्स है ना उनको प्रेफरेंस दे जो आईकैप की बुक में है। ठीक है, वरना ये भी रिस्क एट ओपनिंग बैलेंस, ये भी रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है जी। और कोई क्वेश्चन? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी हमारा डायनामिक लिमिटेड वाला। तो ये आईकैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइए ये कैसे डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से? वो रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट था, ये रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स है। और इसमें एक चीज नोट कीजिए आप, उसने रेशोज दी हुई हैं, रेशोज और परसेंटेजेस दी हुई हैं। जब कभी रेशोज और परसेंटेज दी हुई हो, क्या 1 महीने की रेशो या परसेंटेज और 1 साल की रेशो या परसेंटेज में फर्क है? कोई फर्क नहीं होता, कंपेरेबल होती हैं। कैलकुलेशन करके देख लें चाहे, क्योंकि जब एक फिगर बढ़ती है तो साथ ही साथ फिगर भी बढ़ती है। तो यहाँ पे 8 मंथ, बहुत से स्टूडेंट्स ना इस 8 मंथ की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कहते हैं इन द प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट ऑफ डायनामिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2012 यू हैव कैलकुलेटेड द फॉलोइंग रेशोज फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द 8 मंथ्स एंडेड 29 फरवरी 2012। ये आगे उसने रेशो रिक्वायरमेंट क्या? आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव ऑडिट रिस्क। प्रोस्पेक्टिव में जो हो सकते हैं फ्यूचर में रिस्क, ऑडिट रिस्क, अंडरलाइन कीजिए ऑडिट रिस्क, विच द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट। क्या सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं या प्रोसीजर्स भी बताने हैं? रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, शाबाश। अच्छा पहला ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, जीपी रेशियो ओवर द ईयर चेंज होनी चाहिए कि कांस्टेंट रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी, अगर उसने कोई रीजन नहीं बताई हुई कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब इसमें चेंज और कम हो रही है, अगर तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग-अलग दी होती, हम उसकी गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब उसने
सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल अदर देन दिस, डायरेक्ट जीपी रेशो दे दिया। अब चूंकि जीपी भी ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है, तो रिस्क असेसमेंट अभी भी होगी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगी। अब थ्रू जीपी रेशो कैसे होगी? अब देखिए जीपी रेशो क्या होगी, अब देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ। जीपी रेशो ओवर द ईयर सेम होनी चाहिए, इस सिचुएशन में कम हो रही है, जीपी रेशो कम हो रही है, इसका मतलब या तो सेल्स कम है या कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा। इसका मतलब है पहला रिस्क मेरा हो गया कंप्लीट अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स या कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको हम रिलेट कर देंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से और इम्पेयरमेंट से। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, इसमें परचेजेस में भी ओवर स्टेटेड या क्लोजिंग स्टॉक में भी अंडरस्टेटेड और इनकरेक्टली वैल्यूड, ठीक है। मिस क्लासिफिकेशन की तरफ अभी ना जाए, वो सिर्फ एडवांस क्वेश्चन में जब हमें सामने वो देगा ना इन्फॉर्मेशन सारे एक्सपेंसेस की, एक बढ़ा होगा कम, फिर जाएंगे उधर। जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्लियर, हमने इसमें सेल्स को भी डिस्कस कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। क्यों भला दोनों को डिस्कस किया? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दोनों से मिलकर बनता है। शाबाश। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, ये हमारे लिए डेज गुड न्यूज है। डेज में अगर टाइम्स में होती ना, हम पहले डेज में कन्वर्ट करके करते। टाइम्स में अगर आपने डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट कर ली वो उलट होगी, वो नहीं करनी। अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़े, पहले 78 डेज में इन्वेंट्री बिक जाती थी, अब 120 दिन में इन्वेंट्री बिकती है। इसका मतलब क्या? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, डिमांड कम हो गई है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, शाबाश। अच्छा ऊपर भी कहीं अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ रहा था, हमने उसे फिर इसके साथ मर्ज कर देना है। दो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के दो रिस्क नहीं बनाने। करंट रेशो और क्विक एसेट रेशो, ये दोनों ही करंट रेशो, क्विक एसेट रेशो भी करंट रेशो ही होती है। फर्क सिर्फ यह है कि हम इसमें रिसीवेबल वगैरह को निकाल नहीं, हम इसमें अक्रूवल्स को निकालते हैं कि इन्वेंट्री को निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसकी करंट रेशो और क्विक एसेट रेशो की सेम है क्या? अब ये देखिए करंट रेशो पुअर होती जा रही है, इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम विद कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन। हाँ गोइंग कंसर्न भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन जब ज्यादा हो जाए तो ये गोइंग कंसर्न पोजीशन, थोड़ा बहुत कैश का मसला हो हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन पुअर है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए गोइंग कंसर्न। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड, ये किसी स्टूडेंट को पता है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड ये कौन सी रेशो है? इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर सकती है, ठीक है। हाँ इसकी इंटरप्रिटेशन गियरिंग रेशो के साथ है। गियरिंग रेशो का फोकस होता है बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है, डेट इक्विटी रेशो के ऊपर, और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का फोकस होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को मिला दें करंट पोजीशन के साथ, करंट एसेट्स के साथ, तो ये गोइंग कंसर्न को इंडिकेट कर रहा होगा। ये तीनों रिस्क जो है ये कंपनी, ये किसी एरिया पे रिस्क नहीं है, ये गोइंग कंसर्न से रिलेट कर। डेटर्स टर्नओवर रेशो डेज में इंक्रीज हो रही है, वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क, शाबाश, क्लियर जी। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट है जी, अच्छा नेक्स्ट रिस्क तो है, लेकिन मेरा हाल है आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अब साथ में हम दूसरे कंसेप्ट्स को भी मिलाते हैं। 2 क्वेश्चन ठीक है आज के लिए, एक और करवा दो, चलिए एंड में देखते हैं अगर टाइम बचा तो एक और करवा लेंगे। वैसे इसमें बड़े बड़े रिस्क आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जी जी पूछिए मेरे भाई। इन्वेंट्री का या डेटर का जिसमें हम रिस्क लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हेडिंग में, जी जी, तो अगर कोई नया केस आ जाए जिसको हमने बुक में नहीं पढ़ा हो तो उसकी हेडिंग कैसे वैल्यू करेंगे? जी अगर कोई नया केस आ जाए रिस्क का, अव्वल तो अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया ना इंशाल्लाह नहीं आएगा कोई नया रिस्क। लेकिन फर्ज कीजिए कोई आ जाए, तो क्या आपको यह पता चल जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से एरिया कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एरिया कौन सा इफेक्ट हो रहा है। अगर आपको यह पता चल जाएगा, कम से कम हेडिंग में एरिया को यूज कर दें, आधा काम हो गया। और फिर थोड़ा सा सोचें कि इससे असर्शन कौन सी इफेक्ट हो रही है, थोड़ा सा इससे सोच लें कि इससे असर्शन भी साथ लिख दें तो आपकी रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट अगर कोई नया रिस्क आ जाए, पुराना रिस्क हो तो असर्शन और एरिया दोनों फड़का देते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर कोई नया रिस्क आ जाए ना, उसमें एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, असर्शन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एरिया भी सोच लें कि इस इंफॉर्मेशन का हमारे किस एरिया पे इफेक्ट हो रहा है,
और साथ उसकी असर्शन के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें कि कौन सी असर्शन, वैल्यूएशन की असर्शन इफेक्ट हो रही है या कि क्लासिफिकेशन की, और उसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स, ये हेडिंग अगर आपने दे दी तो आपकी परफेक्ट हेडिंग बन गई। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अंदर एरिया आपको आसानी से, चाहे न्यू इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, एरिया आसानी से पता चल जाएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते ना, एरिया में लिख दीजिएगा देयर इज ए रिस्क इन क्रेडिटर्स, कोई ऐसी इतना तो लिख देंगे ना, ये 50% हेडिंग है। और अगर थोड़ा सा सोच के असर्शन भी लिख दें, हेडिंग आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है, अब कोशिश किया करें अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई नया रिस्क सामने आए ना तो उसकी हेडिंग खुद से बनाएं और फिर देखें मैच करती है कि नहीं। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये एरिया और असर्शंस ये प्रैक्टिस में यूज होती है अप्रोच। एग्जाम में सम टाइम वो जनरल वर्ड्स में भी रिस्क की हेडिंग बना देता है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि उसने जनरल वर्ड में भी बना दिया, लेकिन आपने हमेशा क्या कोशिश करनी है, रिस्क एट असर्शन लेवल है तो एरिया और असर्शन बताएं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है तो वो जनरल हेडिंग दे दें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की तरफ चलें, तैयार हैं? चलिए, अच्छा अब मैं मजीद होम असाइनमेंट आज की दी हुई है, हाँ, ये छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं आज जो कुछ पढ़ेंगे हम इसके बाद अगर आपकी कोई केस स्टडी रह गई हो जो मैंने होम असाइनमेंट आपको दिया तो आप वो कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ना कीजिएगा, ये वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजनेस रिस्क भी उसमें आता है, वो कर लिया हुआ, समझ आ गया आपको? नहीं है? हाँ, उसमें कुछ रिस्क आपको समझ आ गए होंगे, कुछ नहीं, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कल या परसों जब डिस्कस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 कंसेप्ट्स जो कि थ्योरेटिकली ही हैं। एक है लेकिन आई कैप का पता है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन करो डेफिनेशन को और एग्जांपल दीजिए। अप्रोचेस टू ऑडिटिंग और ऑडिट रिस्क मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये थीम क्या है, पहले इसका थीम सुन लीजिए। अप्रोचेस टू ऑडिटिंग का मतलब ये है कि क्या हमारे प्रोफेशन में ऑडिट करने की जो अप्रोच थी वो आज से 150 साल पहले जब ऑडिट प्रोफेशन इजाद हुआ तब से लेके आज तक एक ही अप्रोच चली आ रही है ऑडिट करने की, या इसमें कुछ चेंज आया है? तो इसमें कुछ चेंज आया है। ठीक है, टोटल 3 तरह की अप्रोचेस हमारे प्रोफेशन पिछले 150 साल में क्रिएट हुई हैं, और आजकल के दौर में थर्ड और जो फिलहाल मोस्ट एडवांस्ड अप्रोच है वो चल रही है, जिसे हम रिस्क बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। तो अप्रोचेस रिस्क, तो अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग में हम क्या स्टडी करेंगे कि स्टार्ट से जब से हमारा ऑडिट प्रोफेशन ओरिजिनेट हुआ है आज तक ऑडिट करने की कितनी अप्रोचेस हैं, कितने तरीके हैं, टोटल 3 है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो आखिरी तरीका है जिसे अब तक का मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग माना जाता है, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग, उसमें स्टडी करेंगे कि हम कितनी तरह के रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कितनी तरह के रिस्क आइडेंटिफाई कर, यानी टाइप्स ऑफ रिस्क स्टडी करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं अप्रोचेस। हमने ये एक छोटा सा मॉडल शायद पहले भी कभी बनाया हो, आपकी नजर से गुजरा हो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। दुनिया का कोई भी सिस्टम होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अगर इस कंसेप्ट को हम अपने काउंटिंग सिस्टम पे अप्लाई करें, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं जिससे, तो इसमें इनपुट से मुराद होगा ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आउटपुट से मुराद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और प्रोसेस से मुराद इंटरनल कंट्रोल्स हैं जिनसे गुजर के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। ये 3 फेजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा सिंपल, जैसा पहले भी पूछा है, हमारी एज ऑडिटर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना, प्रिपेयर करना तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना। जो सबसे पहली अप्रोच दुनिया में है ना ऑडिटर की, वो ये थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जिम्मेदार है ना, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें बाकी की सारी चीजें इररिलेवेंट है, उन सारी चीजों को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो। क्यों? क्योंकि बाकी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं, तो जिस चीज की जिम्मेदारी नहीं वो काम क्यों करें हम? फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता था। इस अप्रोच को कहते थे ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। 2-3 और नाम भी लिखे होंगे, वाउचिंग बेस्ड अप्रोच, सब्सटेंटिव अप्रोच वगैरह वगैरह। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। इवन आज भी कुछ छोटे छोटे क्लाइंट्स थे जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं
और जिनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराए नाम होता है, छोटे छोटे जैसे सोल प्रोप्राइटर है, इनमें इस अप्रोच को यूज किया जाता है। लेकिन जो कंपनीज या कॉर्पोरेट लेवल पे ये अप्रोच ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो सबसे पहली अप्रोच ऑडिट करने की क्या थी? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या करते थे? फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होने वाली ट्रांजैक्शन पे फोकस होता था। उस सिस्टम से जिससे ट्रांजैक्शन गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं, उस सिस्टम से ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं था। क्लियर हुई है बात? यह है ट्रांजैक्शन पे। फिर इसके बाद कोई 30, 35, 40, 50 साल तक ऑडिट इसी तरीके से चलता रहा। तो एक नई जनरेशन, जब कभी नई जनरेशन आती है ना यार, वो नई अप्रोच लेके आते हैं। उसमें कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, लेकिन बहरहाल ऑन दी होल जब जनरेशन आगे चलती है तो कुछ ना कुछ ऑन दी होल इंप्रूवमेंट ही आती है। तो जब अगली जनरेशन आई, उन्होंने एक नई अप्रोच सामने लेके आए। उन्होंने कहा सर ठीक है, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब देखिए बिजनेस तो एक ही है हर बैंक का, ठीक है, लेकिन एक बैंक में हम जाते हैं, वहां पे स्टाफ बड़े अच्छे तरीके से मिलता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है, उसमें कोई हमें वेट भी ज्यादा नहीं करना पड़ता, वहां पे सिस्टम अच्छा है। और दूसरा बैंक है, उसमें कोई इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, कल्चर भी कोई अच्छा नहीं, वहां पे जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चला है कि जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होता है वहां पे गलतियां कम होती हैं, जहां पे वीक होता है वहां पे गलतियां ज्यादा होती है। तो हम क्यों ना पहले इंटरनल कंट्रोल को सेस किया करें। अच्छा, फिर फौरन उन्होंने कहा इसलिए नहीं कि हमने इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन दे रहे, ना 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 ना, इसलिए नहीं, बल्कि अपने ही मकसद के लिए। अपना ही मकसद क्या? हमें पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग है, किस एरिया में कंट्रोल वीक है। अगर सेल्स में कंट्रोल स्ट्रांग है, हम सेल्स में प्रोसीजर कम परफॉर्म करेंगे। अगर पेरोल सिस्टम में कंट्रोल वीक है, हम पेरोल सिस्टम में प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे। वरना इससे पहले भी प्रोसीजर तो परफॉर्म कर रहे हैं हम, लेकिन घोड़ा गधा बराबर करके, चाहे यूबीएल का ऑडिट करने जाएं, चाहे फैसल बैंक का ऑडिट करने जाएं, चाहे किसी ऐसे बैंक का जो इंटरेस्ट को मैन्युअली रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे ऐसा बैंक जो कंप्यूटराइज्ड, हम दोनों में प्रोसीजर एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि असूली तौर पे तो मैनुअल वर्क है, उसमें गलती का चांस ज्यादा है, वहां पे हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए। तो आप बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स को सामने रख के प्रोसीजर डिसाइड कर लेने चाहिए, या कि देखना चाहिए कि ये जो अमाउंट्स आई हैं बैक एंड पे इनका सिस्टम क्या चल रहा है, क्या सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि अगर वो अमाउंट्स स्ट्रॉन्ग सिस्टम से आ रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रोसीजर कम हो, वीक सिस्टम प्रोसीजर। बताइए, ये अप्रोच है साहब। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आइंदा से हम अब इस अप्रोच पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस नई अप्रोच को, जो नई जनरेशन ने अप्रोच दी, इसको नाम दिया गया सिस्टम बेस्ड अप्रोच का। इसमें याद रखें जो पहला लफ्ज सिस्टम है ना, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि हमारी जो बेस होती है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑडिट का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जैसे सब्सटेंटिव अप्रोच होती थी ना, उसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते थे, वो इंटरनल कंट्रोल को लिफ्ट ही नहीं कराते थे। लेकिन जो नई अप्रोच आई सिस्टम, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो अब ये हमारा सिस्टम है। ये सिस्टम हमारा कौन सा है जी, जिसमें सिर्फ यही एरिया कवर होता है? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच या सब्सटेंटिव अप्रोच भी इसे कहते हैं। और इसके बाद ये जो दूसरा सिस्टम आया, जिसमें इंटरनल कंट्रोल को भी कवर किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी, इसको क्या कहते हैं? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। इसमें पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है। अगर कंट्रोल वीक हो तो फिर हम अपने प्रोसीजर बढ़ा देते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं होते प्रोसीजर बढ़ा देते। और अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो एक दफा रीचेक करते हैं, कंफर्म करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं, फिर उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम कर देते, खत्म नहीं करते, जीरो नहीं करते, कम कर देते हैं। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? सिस्टम बेस्ड। फर्क समझ आया आपको दोनों में? तो बताइए आप किस अप्रोच को फेवर करते हैं? सिस्टम है, शाबाश, ऐसा ही है। अब अगले 40-50 साल सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे काम होता रहा, जब तक अगली जनरेशन नहीं आ गई। हाँ, अब के जमाने की बात हो रही है। ये अप्रोच भी तकरीबन इसको भी 25-30 साल हो गए हैं, तो उम्मीद है आगे 10-15 साल मजीद ये अप्रोच चलेगी। ये इस अप्रोच में वो ये कहते थे, अच्छा इससे पहले
ऑडिट का ना स्कोप आहिस्ता आहिस्ता हमने नोट किया होगा बढ़ता जा रहा है, और ये नेचुरल है, जब भी कोई प्रोफेशन डेवलप होता है ना स्कोप उसका बढ़ता जाता है। अब जो लेटेस्ट अप्रोच है वो पता है क्या है, आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, सिंपल इसकी अप्रोच मैं बेस बताता हूं। बेस क्या है भाई, चोर को पकड़ना है चोर की तरह सोचो, ये है रिस्क बेस्ड अप्रोच। आज की अप्रोच क्या है, चोर को पकड़ना है चोर की तरह सोचो। इससे पहले हम सिर्फ ऑडिटर या अकाउंटेंट बन के ऑडिट कर रहे होते थे, उन्होंने कहा नहीं अब छोड़ो, अब सबसे पहले बिजनेसमैन बन के ऑडिट शुरू करना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोली मारो पहले, इंटरनल कंट्रोल को भी छोड़ दो, अभी छेड़ना नहीं है इनको। सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस को अच्छा ये बड़ी एक ड्रास्टिक चेंज सिस्टम कि ऑडिटर पहले बिजनेसमैन बनता है, बिजनेस अप्रोच के साथ देखता है एंटिटी क्या है, क्या काम कर रही है, क्या एक्टिविटीज हैं इसकी, उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके फिर सोचता है अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मेरा मकसद क्या होता, और इस सिस्टम में किस किस जगह पे कोई गलती का चांस हो सकता है, वो बिजनेसमैन बन के सोचे। फिर उसके बाद देखे कि अच्छा किस जगह पे रिस्क है। जैसे फर्ज कीजिए सेल्स का रिकॉर्ड हुई है सेल्स, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखें तो कहेंगे ठीक है सेल्स रिकॉर्ड हुई है, वेरीफाई करो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अब जरा एग्जांपल गौर से सुनिएगा, अगर मैनेजमेंट को ऑफर की गई हो सीएफओ सीईओ को जितना प्रॉफिट होगा 10% तुम्हारा कमीशन, नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स रिकॉर्ड हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होंगे, सिस्टम भी ठीक होगा, लेकिन क्या फिर भी फेक सेल रिकॉर्ड होने का चांस है? और खास तौर पे ये मैनेजमेंट जब काम कर रही होगी तो नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल जो स्ट्रांग भी होता है, जब मैनेजमेंट इसको बाईपास करना चाहे, मैनेजमेंट इसको ओवरराइड करना चाहे, कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप रोज क्लास में आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे एक भाईजान चेक लगा के बैठे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, रोज बंदा बैठे होते हैं, 3-3 बंदे बैठे, रोज कंट्रोल बहुत अच्छा है कंट्रोल। लेकिन क्या हो अगर फर्ज कीजिए मैं यहाँ दरवाजे पे चेक लगाए बैठा हूँ, क्या हो मैं खुद ही किसी स्टूडेंट से कहूँ अच्छा 1000 इधर दे मुझे, चल निकल जा, ये कहलाता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को खुद बाईपास। नॉर्मली कंट्रोल ठीक लग रहा होगा, बाकी की दुनिया के लिए ठीक लग रहा होगा, मैनेजमेंट की अपनी चीजें आएंगी, अपने बंदे आएंगे तो वो कंट्रोल्स को बाईपास कर लेते हैं। जैसे बड़ी एक मशहूर एग्जांपल है, वो एक सियासतदान पॉलिटिशियन ने कोई बाहर से कुछ चीजें मंगवानी थी, उनको अच्छी खासी इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उन्होंने क्या किया एक दिन के लिए ऑर्डिनेंस पास करवाया कि आज के दिन जिस दिन उनके कंसाइनमेंट आने थे ड्यूटी माफ, सारी सबकी ड्यूटी माफ। अब उसमें साथ में दूसरे जिनकी इत्तेफाक से उस दिन सामान आ रहा था उनको भी पता हो गया। अब खुद बनाए हुए कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल्स बनाने वाला खुद अगर बाईपास करना चाहे बड़ी आसानी से कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ऑडिट प्रोफेसर ने कहा सिर्फ कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है, आपको बिजनेसमैन बन के सोचना पड़ेगा, आपको पहले रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, स्टार्ट लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब क्या है कि आप इंटरनल कंट्रोल को भी बाद में देखें, पहले देखें पूरे बिजनेस में किस किस जगह पे गलती हो सकती है, एरर या फ्रॉड। जिस जगह एरर या फ्रॉड हो सकता है उस जगह पे फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखे कैसा चल रहा है, और इन दोनों को स्टडी करने के बाद, रिस्क को स्टडी करने के बाद, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने के बाद फिर जाके सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बारी आए। तो ये अप्रोच जो है इस वक्त की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिसमें ऑडिट 3 फेजेस या 3 स्टेप्स पे होता है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, फिर उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर? अब की अप्रोच जो है इसको हम मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कहते हैं। क्लियर जी? अच्छा, लेकिन आपको पता ही है जब भी कोई प्रोफेशन ग्रो करता है उसमें डिफरेंट उसमें वैरायटी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस तरह जैसे फर्ज इंसानों ने जब ग्रो किया, वो मैं जब प्राइमरी मतलब 3री-4थी क्लास में, तो हमारी एक होती थी किताब ज़राअत की, उसमें एक अजीब कंसेप्ट था, कोई भी आ जाए ये क्या, ये बकरी की तस्वीर बनी होती थी, बकरी, ये भी बकरी है, ये हम एक दूसरे को यार ये काले रंग की बकरी है, ये नीले रंग की बकरी है, लेकिन उसके ऊपर अजीब उसके लिखा था ये ईरानी बकरी है, ये यूनानी बकरी है, कोई इसकी ये खसूसियात है, ऑस्ट्रेलियन बकरी। अब ये खसूसियात कैसे आई? उस जगह उस फील्ड में इंसानों ने काम किया, ग्रो किया, तभी ये टाइप आई ना। अगर इंसान उस फील्ड में ग्रो ना करता तो हर तरह की गाय भैंस बकरी कहता ये गाय है ये बकरी है, कोई फर्क ही नहीं। अब फर्क आया तो पता चला उन्हें ऑस्ट्रेलिया की गाय जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ और है, पाकिस्तानी गाय की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है। उसी तरह याद रखें जब रिस्क असेसमेंट हुई ना,
आहिस्ता आहिस्ता रिस्क की डिफरेंट टाइप सामने आना शुरू हुई। शुरू में सिर्फ एक ही रिस्क की टाइप, क्या भाई किस एरिया में क्या गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशन ग्रो किया रिस्क की डिफरेंट टाइप सामने आना। अब सुन लीजिए, रिस्क की टाइप्स बता रहा हूं आपको, रिस्क की टाइप ये इकट्ठी किसी किताब में मैंने अभी तक नहीं देखी, आई क्या की बुक में तो बिल्कुल डिस्कस हुई, हर एक रिस्क डिस्कस हुआ है लेकिन इकट्ठा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या भला, रिस्क की टाइप्स, रिस्क की टाइप। ये छोटा सा स्ट्रक्चर साइड पे कहीं नोट कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहली टाइप बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ बिजनेस फेलियर, कि बिजनेस फेल हो सकता है। ये सारे रिस्क सरसरी बता रहा हूं, डिटेल में बताने हैं मैंने बाद में। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, हर वो रिस्क जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है, जैसे नया कंपैरेटर आ जाना बिजनेस रिस्क है, प्रोडक्ट का फ्लॉप हो जाना बिजनेस रिस्क है, गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दे बिजनेस रिस्क है। फिर है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिट फेल हो सकता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड होंगी और ऑडिटर कह देगा कि वो ठीक है। ऑडिट रिस्क ये है। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस फेल हो गया, बंद हो गया। ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट फेल हो गया। ऑडिट कब फेल होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो और ऑडिटर कह दे कि ठीक है, ऑडिट फेल। यही है ना भाई, एक ही काम के लिए तो ऑडिटर को बुलाया था कि देखो फाइनेंशियल ठीक है कि नहीं, वही नहीं कर सका तो ऑडिट फेल। अब जो ऑडिट रिस्क है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। इनहेरेंट रिस्क, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं आपने नहीं करनी, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। यानी जो ऑडिट फेल होता है इसके कितनी रीजंस हैं, 3 रिस्क। इनहेरेंट डिटेक्शन, इनहेरेंट रिस्क के नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से कोई गलती होना, कोई रिस्क होना, इसे क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट ने बनाया है वो वीक होना, ये कंट्रोल रिस्क है। और डिटेक्शन रिस्क क्या है, ऑडिटर का सही प्रोसीजर परफॉर्म ना करना, ये है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, वो एक सिंपल ऑडिटर के प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, सिंपली डिटेक्शन रिस्क रिलेट्स टू ऑडिटर या डिटेक्शन रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर, कंट्रोल रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, इनहेरेंट रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय नो पार्टी। इनहेरेंट रिस्क की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल। ये कंप्लीट टाइप ऑफ रिस्क है जो पूरे ऑडिट में आपको सुनने को मिलेंगे। बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, थोड़ी सी इनमें एक और वेरिएशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन 2 रिस्क को मिला के बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले कंसेप्ट बिल्ड कर ले, डेफिनेशन याद करते हैं कि बाद में कंसेप्ट बिल्ड कर ले। बिजनेस रिस्क कौन सा, कि बिजनेस फेल हो जाए, बंद हो जाए, बिजनेस बंद होने का रिस्क बिजनेस। ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट फेल हो जाए। ऑडिट फेल होने से क्या मुराद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट थी और ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ऑडिट रिस्क यानी ऑडिटर फेल होने के 3 रीजन होते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। और इनहेरेंट रिस्क की मजीद 2 टाइप्स हैं, फाइनेंशियल और असर्शन रिस्क। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क समझाने लगा हूं, कल बिजनेस रिस्क समझाऊंगा। ठीक है, और असल में प्रैक्टिस में ये बिजनेस रिस्क सबसे ज्यादा अहम है। ये है, ये जब तक ये, अब अगर आप सिर्फ ऑडिटर बन के सोचेंगे ना, आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे सारे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी। बिजनेस रिस्क नहीं आइडेंटिफाई कर सके। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। शाबाश शाबाश। ठीक है, पहले आई कैप इस तरफ नहीं गया था, ये 2 साल पहले तक उसने कभी बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब हमसे बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क दोनों के क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्क नहीं है, फर्क मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि हमने क्या बन के सोचना है बस। तो ऑडिट रिस्क की टाइप्स, टोटल पूरे ऑडिट में कितने रिस्क की टाइप्स हैं, 2 बड़ी टाइप्स है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हम बिजनेसमैन क्लाइंट बन के सोचते हैं, और ऑडिट रिस्क में भाई हम तो ऑडिटर हैं, तो बिजनेस रिस्क के बारे में क्यों सोचते हैं, चोर को पकड़ना है, चोर बन के सोचना पड़ेगा, इसलिए बिजनेसमैन बन के सोचते हैं क्या रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, अब ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स है, 3 टाइप्स है। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैटर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है,
बिल्कुल सिंपल है, सिंपल और पहले पढ़ा हुआ है। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए, ए भाई बता तू फेल, किसी से, आपसे नहीं, किसी से, कोई और बैठा, ए भाई बता तू फेल क्यों हुआ, पहले रीजन वो कहेगा सर सीए कर रहा हूं, बीए नहीं कर रहा। सीए में तो फेल, बाय नेचर ये फील्ड, इसमें रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा है भाई, ठीक है। ये कौन सा रिस्क हुआ, इनहेरेंट रिस्क। याद रखिए इस इनहेरेंट रिस्क को ना स्टूडेंट कम कर सकता है ना उस्ताद, ये है, ये हर एक के लिए रहेगा। ये आप सीए का पेपर देने जाए फिर भी रिस्क रहेगा, आप सीए का पेपर देने जाए फिर भी रिस्क रहेगा, ये है इनहेरेंट रिस्क। दुनिया में जहां कहीं क्रेडिट सेल होगी रिस्क है, बैड डेट होगा। दुनिया में जहां कहीं हाईटेक पेरिशेबल इन्वेंट्री होगी रिस्क है, ऑब्सोलीट होगी। दुनिया में जहां कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी फॉरेन करेंसी का रिस्क है। जहां कहीं एक्सेसिव कैश होगा चोरी होने का रिस्क होता है। क्या सिर्फ पाकिस्तान में चोरी होता है? नहीं, सारी ये सारे क्या है, इनहेरेंट रिस्क। ये हर कंपनी में आप, ये ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ एंटिटी पे डिपेंड करते हैं। कोई लीज पे कोई भी कंपनी एसेट ले ले, उसे कंप्लेक्सिटी फेस करना पड़ेगी उसकी अकाउंटिंग में। ये सारे हैं इनहेरेंट रिस्क, जो किसकी वजह से, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से। ये इनहेरेंट रिस्क एग्जांपल है। अच्छा उसने ना एग्जांपल कुछ अजीबोगरीब से दी हुई है इनहेरेंट रिस्क की। कैसा रिस्क कि किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है बिफोर कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरिंग रिलेटेड कंट्रोल। ये जो अल्फाज है ना, अल्फाज, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, आज कंसेप्ट समझा रहा हूं, हो सके तो याद कर लीजिएगा, रटा लगा लीजिएगा। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल डेट, अल्फाज कल समझाऊंगा, कंसेप्ट और एग्जांपल आज समझा रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क क्या है, जो नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से हो, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्क बिफोर कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल्स को कंसीडर किए बगैर, जाहिर आगे कंट्रोल को कंसीडर, वो तो रिस्क दूसरा हो जाएगा। इस जब आपने इनहेरेंट रिस्क असेस करना है ना, कंट्रोल, अगर क्लाइंट सुनिए, इसके एग्जांपल सुनिए, जब हम कहते हैं विदाउट कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है। क्लाइंट के पास गए, सर इन्वेंट्री रखी है, बड़ी कीमती इन्वेंट्री है, चोरी होने का खतरा है। क्लाइंट कहेगा सर बेफिक्र है, सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगाया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो रिस्क, अच्छा सुनिए, रिस्क कम हो जाएगा। अब सुनिए इसको टेक्निकली कैसे हम बोलते हैं, हम कहेंगे सर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन इनहेरेंट रिस्क आपका स्टिल हाई ही है। इनहेरेंट, अब सुनिए ये बहुत टेक्निकल लाइन बोलने लगा हूं, हम इसको एनालाइज कैसे करते हैं। हम कहते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होने से इनहेरेंट रिस्क कम नहीं हुआ, इनहेरेंट रिस्क हाई ही है, लेकिन चूंकि कंट्रोल रिस्क लो हो गया तो दोनों को जब कंबाइन करके एनालिसिस करेंगे तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला रिस्क है वो कम हो गया। बात समझ आई है? नहीं समझ आई? फिर से, इनहेरेंट रिस्क को हम अलहदा असेस करते हैं, कंट्रोल रिस्क को अलहदा असेस करते हैं, बाद में दोनों को मिलाते हैं। हम जब अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर देख रहे होते हैं ना, यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, पहले हम इनहेरेंट रिस्क को असेस करते हैं, फिर कंट्रोल रिस्क को असेस करते हैं। इन दोनों को सामने रख के फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। ये दोनों रिस्क इंडिपेंडेंट हैं। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करता, कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट को इफेक्ट नहीं करता। ये कहना गलत है कि कंट्रोल रिस्क कम होगा ना तो इनहेरेंट रिस्क भी कम हो जाएगा, ये कहना गलत है। बल्कि ये कहना सही है, अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है और कंट्रोल रिस्क कम है तो दोनों का लेवल जो है उसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, वो मॉडरेट हो जाएगा या कम हो जाएगा। भाई बात समझ आ रही है? इनहेरेंट रिस्क is independent, inherent risk is independent, क्लियर? हम ज्यादा मेहनत करेंगे इससे सीए का पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर उसी तरह मुश्किल आएगा। हाँ हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अब हमारा कंबाइन लेवल आ गया, हमारी एफर्ट, आई कैप का डिफिकल्टी लेवल, हमारी एफर्ट, रिस्क। अच्छा चल आगे चल रहे। तो ये इनहेरेंट रिस्क के एग्जांपल, थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, कीमती इन्वेंट्री है, चोरी होने का हर जगह पे खतरा है। अकाउंट्स विद एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ऐसे एरिया जिनमें एस्टिमेट्स और जजमेंट्स अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे रिस्क है। अब इसमें किसका कसूर, ऑडिटर का कसूर है क्या मैनेजमेंट का कसूर है? तो नेचर ही ऐसी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेप्रिसिएशन है, नहीं उसको एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते। फिर इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल्स होते हैं, इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या होते हैं? कंट्रोल्स। एक कहावत सुन लें, वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। लिख लें, वेयर देयर इज ए, ये सारी जिंदगी असूल काम आएगा।
वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। तो जितने भी रिस्क होंगे उसके मैनेजमेंट ने कोई उसको रोकने, इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, लेकिन क्या वो खड़े देखते रहे इन्वेंट्री चोरी? कोई कंट्रोल्स लगाए होंगे, वो होता है इंटरनल कंट्रोल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनल कंट्रोल कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क एग्जांपल भाई जो कंट्रोल है ना, अगर वो नहीं है तो कंट्रोल रिस्क है। समझ रहे हैं? अप्रूवल देना ट्रांजैक्शंस की गुड कंट्रोल है, अगर अप्रूवल नहीं हो रही वीक कंट्रोल है, कंट्रोल रिस्क है। स्टॉक आउट होना गुड कंट्रोल, स्टॉक आउट ना होना, रिकंसिलिएशन बनना, रिकंसिलिएशन ना बनना वीक कंट्रोल। ठीक है? इनहेरेंट रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं। कंट्रोल इसको कैसे कम कर सकते हैं? कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिट प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। एग्जांपल्स क्या है? ऑडिटर ने सैंपल बेस पे काम किया, जो सैंपल में ट्रांजैक्शन नहीं आई थी उसमें मिस स्टेटमेंट थी। या दूसरी एग्जांपल कि मिस स्टेटमेंट थी सैंपल में, हमने टिकू ऑडिट किया, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आई नहीं थी, हमने बगैर देखे हमने कहा ढूंढना पड़ेगा, टिक कर देते हैं, आ गई होगी कहीं ना कहीं, टिक कर रहे हैं, पता चला वो पेमेंट कभी आई नहीं थी। तो ये है, लेकिन ये किसकी गलती है? ये है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? प्रोसीजर का काम करके। शाबाश। अच्छा अब सुनिए एक छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद कंसेप्चुअली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने घर जाके रीड कर लेना एग्जांपल्स भी। डेफिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, कंसेप्ट में और एग्जांपल में नहीं आएगी। डेफिनेशन के अल्फाज कुछ उसने ट्रिकी से बनाया, जिस तरह पहले था ना वो असर्शन की डेफिनेशन, वो ट्रिकी अल्फाज थे, कंसेप्ट कुछ और था, अल्फाज कहीं और ले जाते। उसी तरह का इनहेरेंट रिस्क में भी है, लेकिन कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन प्रॉब्लम है। छोटी सी एग्जांपल, अगर आपने सही बता दिया तो उसका मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क का कंसेप्ट पूरा आ जाए। रिजल्ट आया स्टूडेंट फेल, ऑडिट फेल, ऑडिट फेलियर। हमने स्टूडेंट से पूछा बताओ भाई क्या रीजन हो सकते हैं? अब पहले रीजन बता रहा है, सुनिए पहले कह रहा है सर मैं बीकॉम का भी ऑडिट का पेपर दिया था, हेडिंग याद की थी सिर्फ, मैं समझा ये भी ऑडिट का पेपर वैसा ही होगा, उधर चला गया हुआ, पता नहीं कैसे सवाल थे, जिंदगी में पहली दफा केस स्टडी देखी। पेपर बड़ा मुश्किल था, पेपर सीए का पेपर, मुझे पता चला सीए का पेपर ही बड़ा मुश्किल होता है। ये कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। हमने कहा अच्छा कोई और रीजन भी है? उसने कहा जी सर जी एक और रीजन भी है। क्या? मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहां पे क्लासेस की कोई रूटीन नहीं थी, कभी क्लास होती थी, कभी टीचर लेट आता था, जल्दी चला, टेस्ट होते नहीं थे, ठीक है, और इसी तरह जो है वो सिलेबस शुरू में बड़ा धीरे धीरे पढ़ाया और एंड में भागम भाग करवाया। कोई अच्छा सिस्टम नहीं, कोई अच्छा सिस्टम नहीं भाई। ये भी एक रीजन है। ये कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है? कंट्रोल रिस्क। शाबाश, कंट्रोल रिस्क। एक हो गया इनहेरेंट रिस्क, जिसमें किसी का भी कसूर नहीं है, वो आईकैप का, वो बाय नेचर, सीए को चूज किया बाय नेचर, आपको पता है डिफिकल्ट है। फिर सिस्टम, अच्छा हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, आईकैप भी गलत, आईकैप में भी मसला है, कॉलेज में टीचर में भी मसला है, कोई और रीजन भी है फेल होने की? हाँ सर एक और रीजन भी है। यार मैं जब पढ़ता था तो मुझे समझ सारी सर कहते थे 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन सर मुझे तो पढ़ के 15 मिनट में समझ आता, सारा लेक्चर समझ आ जाता। असाइनमेंट सर कहते थे लिखनी है, तो जब पढ़ के समझ आ जाए लिखने की क्या जरूरत होती है? लिखने की ये काउंटिंग थोड़ी है कि इसको हमने सॉल्व करना है, वो लिखा ज़हन में आया, सोल्यूशन पड़ा वैसे आ गया। तो मैं खुद भी, और वीकली टेस्ट में मैं कहता था अच्छी तरह तैयारी करके तो और जिस दिन तैयारी अच्छी तरह करनी थी घर वालों के काम जिम्मे लगा दिया, तो मैं खुद भी सारे प्रोसीजर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। अब बताए क्या ये रीजन भी हो सकती है फेल होने की? 3 रीजन, डिग्री ही ऐसी है, क्वालिफिकेशन ही ऐसी है, दूसरी रीजन कॉलेज का सिस्टम ठीक नहीं है, तीसरी रीजन क्या? खुद भी प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं है। ये तीसरी वाला कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। शाबाश। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप ऑडिट के रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो, आसान अल्फाज में ऑडिट पास करना चाहते हो, अगर ऑडिट फेलियर यानी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? इन तीनों रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नहीं?
और ऑडिट रिस्क को कम करना है, तो मतलब इन तीनों में से जो जो रिस्क कम हो सकता है कम करना है। ये असूल जहन में रखिएगा। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट है 3, ऑडिट फेल होने की रीजन है 3, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना। जीरो नहीं कर सकते, कोई ये नहीं कह सकता 100% गारंटी मैं पेपर पास करूंगा, नहीं, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं कह सकता। तो ऑडिट रिस्क हमने जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिन 3 चीजों से मिलकर ऑडिट रिस्क बना है उनमें से जो जो कम हो सकती है चीज उसको कम करेंगे। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब आपने ऑडिट रिस्क की टाइप्स को पढ़ना है, एग्जांपल्स को भी पढ़ना है, इंशाल्लाह सारी चीजें समझ आ जाएंगी सिवाय इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन के, वो कल डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन कल इंशाल्लाह डिस्कस करें। डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर के प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सकें, ये ऑडिटर से रिलेट कर रहा है। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर से रिलेट कर रहा है, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है, इनहेरेंट रिस्क किसी से नहीं, किसी के कंट्रोल में। ठीक है जी, फर्दर डिस्कशन सारा कल के लेक्चर में होगी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।